गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन कार्बनिक या अकार्बनिक केमिस्ट्री इन दोनों में से सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकार्बनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर अपन सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसका अपन अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आवर्त सारणी। अब देखो, सबसे पहले आवर्त सारणी। जब इनऑर्गेनिक की बात शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसी टॉपिक को अपन लेते हैं, जिससे अपने को एलिमेंट्स या तत्वों के बारे में पता चल सके कि इनके बारे में कैसे इनका वर्गीकरण होता है, कैसे इनको व्यवस्थित अलग अलग वैज्ञानिकों ने कैसे किया था। तो इसकी शुरुआत में जब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तत्वों को खोजा तो उसमें उन्होंने देखा कि कौन से जो इनके गुण थे जिनके अकॉर्डिंग इनको एक साथ रख सके, किसके गुण किसके साथ में एक दूसरे से मिल सके। तो उनके लिए सबसे पहले जब उन्होंने इसके आधार पर काम करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने एक वर्गीकरण सा दिया जिनमें धात्विक और अधात्विक, कौन कौन से धात्विक और अधात्विक, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो सका। उसके बाद में जो वैज्ञानिक आए उन्होंने दो आधार लिए, एक था परमाणु भार और एक था परमाणु क्रमांक। तो उसके आधार पर उन्होंने दो अलग अलग प्रकार से उन्होंने, एक था परमाणु भार, परमाणु भार, जबकि दूसरा था परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, इन दोनों के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस आवर्त सारणी को इनके गुणों के आधार पर इनको वर्गीकृत करने की कोशिश की गई, जिनमें सबसे पहले लिया गया परमाणु भार और उसके बाद में परमाणु क्रमांक। अब यदि अपन इस परमाणु भार की बात करें तो इसके आधार पर चार वैज्ञानिकों ने, कितने, चार वैज्ञानिकों ने इसको वर्गीकरण करने की कोशिश की थी। किसको? आवर्त सारणी को। किसको? आवर्त सारणी को। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। अब परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण करने की कोशिश की गई। तो इनमें जो चार वैज्ञानिक थे उनमें सबसे पहले था डोबेराइनर। सबसे पहला वैज्ञानिक था डोबेराइनर, जिन्होंने इस परमाणु भार के आधार पर इन तत्वों को व्यवस्थित करने का जिम्मा लिया। दूसरा था न्यूलैंड। दूसरा वैज्ञानिक कौन था? न्यूलैंड। इसके बाद में तीसरा आया लोथर मेयर। और चौथा वैज्ञानिक था मेंडलेव। ये जो चार वैज्ञानिक थे, इन चारों वैज्ञानिकों का आधार क्या था? परमाणु भार। इस परमाणु भार के आधार पर इन्होंने चार नियम दिए। सबसे पहले डोबेराइनर था, फिर न्यूलैंड था, फिर लोथर मेयर था और फिर मेंडलेव था। अब सबसे पहले डोबेराइनर की बात करें तो उसने ये जो अपना नियम दिया था वो 1829 में दिया था। कब दिया था? 1829 में। जो अपने काम की चीजें हैं इनके अंदर जो अपने को छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आधार पर अपन देखें तो सबसे पहले 1829 में किसने दिया था? डोबेराइनर, 1829 में। इसके बाद में न्यूलैंड ने अपना जो नियम दिया था वो दिया था 1865, 1865 के अंदर। इसके बाद में सबसे पहले डोबेराइनर, फिर न्यूलैंड, उसके बाद लोथर मेयर। इसकी बात करें तो ये 1869 में इसने अपना नियम दिया था। और लास्ट में जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम किया वो कौन था? मेंडलेव, जिसने 1869 में ही अपनी जो अभी आवर्त सारणी की बात करते हैं उसका अध्ययन किया था। अब इन्होंने कौन कौन से नियम दिए या कैसे किए, इनको एक साथ देखने की कोशिश करें तो डोबेराइनर का जो नियम था उसको बोलते हैं त्रिक नियम। कौन सा नियम? त्रिक नियम। डोबेराइनर का जो नियम है वो है त्रिक नियम। अब देखो, डोबेराइनर का त्रिक नियम, यानी डोबेराइनर ने 1829 में कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम। और किसके आधार पर था? परमाणु भार के आधार पर। इसके बाद जो न्यूलैंड आया था, न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। कौन सा? अष्टक नियम। ये था दूसरा न्यूलैंड। तीसरा था लोथर मेयर
जिसने दिया था वक्र या ग्राफ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ग्राफ बोल सकते हो या फिर वक्र। और मेंडलीव की जो थी वो अपनी अभी जो आवर्त सारणी है उससे जस्ट पहले दिया था उसने आवर्त सारणी जो परमाणु भार पर आधारित है। अब इनकी बात करें तो सबसे पहले अपन डोबेन-आयरन का कंप्लीट करते हैं कि डोबेन-आयरन एक वैज्ञानिक था जिसने 1829 में तत्वों को व्यवस्थित करने के क्रम में एक नियम दिया था जिस नियम को बोलते हैं त्रिक नियम। और त्रिक नियम किस पर आधारित था, परमाणु भार पर। किस पर आधारित था, परमाणु भार पर। यानी अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि त्रिक है, यानी इसने जो समान गुणों वाले तत्व थे उनको तीन तीन के समूह में लेकर उनका परमाणु भार के आधार पर उनका क्या कर दिया, क्रम व्यवस्थित कर दिया। जैसे इसने एग्जांपल से समझाया था अपने को, इसका था एक एग्जांपल जिसका अपन अध्ययन करें तो एग्जांपल के अंदर इसने लिया कि माना कोई तीन तत्व है जैसे जिनका परमाणु भार क्या है, m1 m2 और m3। माना इन तीन का परमाणु भार क्या है, m1 m2 और m3। तो बोला इनको यदि व्यवस्थित करोगे तो अपन m2 का परमाणु भार है वो निकाल सकते हैं m1 प्लस m3 अपॉन 2 से। m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m3 अपॉन 2 से बोला इसका परमाणु भार निकाल सकते हैं। तो बोला कैसे, तो इसने एग्जांपल लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक त्रिक लिया और उसको इसने क्या कर दिया, इसके आधार पर समझाने की कोशिश की है। अब देखो इसके अंदर इसने क्या कर दिया, इनका परमाणु भार इसका था 7, इसका था 39, 7 और 39। अब उसके इसका निकालना था, सोडियम का निकालना था। किसका, सोडियम का। तो इसने क्या कर दिया, m1 प्लस m3 यानी 7 प्लस 39 अपॉन 2 यानी कितना आ गया 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। यानी सोडियम का परमाणु भार कितना हो गया 23। तो ऐसा त्रिक निकाल के इसने अपना नियम दिया, त्रिक जो इसने दिया डोबेन-आयरन। ये अपना डोबेन-आयरन था जिसने इसको एक शुरुआत करने की कोशिश करी कि अपन ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और नए जो वैज्ञानिक आए उनको एक आइडिया भी मिल गया कि यदि अपन इनको ग्रुप वाइज कहीं पर ऐसे रखें तो इनका अपना आसानी से वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद में जब आया न्यूलैंड, इसके बाद में न्यूलैंड ने 1865 में कौन सा नियम दिया, अस्टक। अब देखो न्यूलैंड क्या कहना चाहता है, यदि अपन न्यूलैंड की बात करते हैं तो उसका क्या मत था। अब देखो इसके नाम में ये है कि अस्टक नियम। कौन सा नियम, अस्टक नियम। यानी इसने कोशिश करने की ये कोशिश की कि 8वां जो तत्व होगा, पहला और 8वां, उनके गुण आपस में समान होते हैं। उनके गुण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। बोला कैसे सिद्ध करें, तो इसने बोला कि जो अपने सुरों के जो स्वर होते हैं, सुरों के जो अपने संगीत के जो स्वर सुर होते हैं, कैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उनके अकॉर्डिंग इसने किया कि पहले और 8वें के आपस में गुण क्या होंगे, समान होंगे, तो उनको एक दूसरे के नीचे अपन रख सकते हैं। बोला कैसे, तो उन्होंने एक बार एग्जांपल लेके उसको समझाने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले जब उन्होंने कहा, यहां से शुरुआत करी अस्टक नियम से, है ना, तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन यहां था, इसके बाद में इसने हाइड्रोजन, इसके बाद में सीधा सा कहां लेने की कोशिश करेगी, लिथियम से। किससे, लिथियम से शुरुआत करेगी। ये लो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब देखो यहां से मैं यदि लिखना शुरुआत करूं तो सा रे गा मा पा धा नी और वापस क्या आ रहा है, सा।
यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी पहला और 8वां समान होगा, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद में अपन यहाँ पर बात करें तो कौन आ गया? सोडियम। कौन आ गया? सोडियम। अब इसमें अपन ने यहाँ पर नियोन नहीं लिया। क्या नहीं लिया? नियोन, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसें खोजी नहीं गई थी। अक्रिय गैसों के बारे में किसी को नहीं पता था, तो अक्रिय गैसें यहाँ पर नहीं है, इसलिए पहला और 8वां आपस में क्या है? समान है। तो उसके आधार पर करने की कोशिश करी तो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और इसके बाद ऑर्गन था, उसको भी उस समय तक पूछा नहीं गया था कि अक्रिय गैसें। तो यहाँ पर इन्होंने देखा तो आपस में इन गुणों में देखो फर्स्ट और 7 यानी 8वां वापस यहीं का यहीं ये हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहीं से करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी पहले और 8वें की आपस में समानता आ रही थी। उसके आधार पर इसने यहाँ तक करने की कोशिश की, लेकिन आगे ये सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि ये 20 तक ये कर सकता है, लेकिन उसके बाद में आगे जब आगे बात की गई तो ये आगे सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आगे संक्रमण तत्व है जिनका इसके आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता। अब इसके बाद में जब इन दोनों का हो गया 1865 में, न्यूलैंड का बहुत अच्छा था। न्यूलैंड ने ये जो अष्टम नियम बनाने की कोशिश की थी, आगे भी बहुत सफल हुई थी और एक बहुत बड़ा आधार मिल गया था इनको, क्योंकि शुरुआत के जो दोनों आवर्त थे उनको खोज का श्रेय ऐसे मान लो कि इनको एक साथ करने का न्यूलैंड को ही जा। इसके बाद में आया लोथर में। कौन आया? लोथर जो 1869 में इसने क्या दिया था? वक्र। क्या दिया था? वक्र, या फिर आप बोल सकते हैं ग्राफ। अब इसका यही था कि इसने एक ग्राफ बनाया। इसने क्या किया? ग्राफ बनाया। किसके मध्य बनाया इसने? वही आधार क्या था इसका? परमाणु भार। क्या आधार था? परमाणु भार। लेकिन किसके मध्य? ने भौतिक गुणों और परमाणु भार के मध्य एक ग्राफ बनाया, जिसके अनुसार इसने उनको व्यवस्थित किया कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन ये उन तत्वों को अलग अलग या एक साथ बोले तो उनको अलग अलग क्रम से व्यवस्थित नहीं कर पाया कि कौन सा कहाँ पर आएगा और कैसे रहेगा। जैसे अपन बात करें तो इसने एक ये वक्र बना दिया था, ये वाला, जिसमें इधर इसने क्या लिए? भौतिक के गुण बोल सकते हो, गलनांक, उतना या आयतन बोल सकते हो, या ज्यादातर इसको आयतन में भी लेते हैं। इधर था परमाणु भार और इधर इसके भौतिक इनके आधार पर किया तो उसको एक ग्राफ मिला, जिसके आधार पर इसने वर्गीकृत किया, जिसमें जो ये ऊपर आए, जहां स्टार वाले ऊपर आए, इनको इसने एक क्रम में ले लिया। जो ये नीचे आए, इनको इन्होंने दूसरा क्रम दे दिया। जो यहाँ पर चढ़ते हुए आ रहे थे उनको इसने अलग ले लिया। जो उसमें उतरते हुए आ रहे थे उनको अलग ले लिया। और उसके आधार पर उसने बता दिया कि ये जो ऊपर वाले हैं इन चारों पांचों के गुणों के आपस में समान है, जो नीचे वाले हैं इनके आपस में समान। तो इसके आधार पर इसने वर्गीकृत किया। इसके बाद में 1869 या 1870 के आसपास आप देख सकते हैं कौन आया? मेंडलीव की ये था जब इसने अपने आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की गई तो उसने सबसे बड़ा आधार क्या लिया? परमाणु भार। और इसने क्या किया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसने लिया था? मेंडलीव ने। कब लिया था? 1869 के अंदर। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। और किस की बात की गई? तत्वों के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों के आधार पर इसने बात की। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन किसके अकॉर्डिंग? मेंडलीव के अकॉर्डिंग अपन 1819 में जो आवर्त सारणी बनाई थी उसको अपन करने की कोशिश करेंगे कि इसने कहां से शुरुआत करी और कितने टॉपिक्स को और कौन से तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। अब इसने जहां से शुरुआत करी तो सबसे पहले इसने क्या किया? इनको दो समूह में बांटा। एक तो आवर्त और एक द्वार। एक तो आवर्त
और एक क्या बना वर्ग। अब इन दोनों में देखो, आवर्त के लिए इन्होंने बोला कि जो मैं सारणी बनाऊंगा इसमें कितने आवर्त है, 7। कितने आवर्त, 7। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त। कितने आवर्त थे, 7। इसके बाद में इसने वर्गों की बात करी तो इसके वर्ग थे 8। कितने वर्ग थे, 8। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। कब तक, जब तक निष्क्रिय गैसों या अक्रिय गैसों या नोबल गैसों को खोजा नहीं गया था। जब अक्रिय गैसों या नोबल गैसों को खोज लिया गया तो उसके बाद में एक वर्ग और जुड़ गया इसके अंदर, यानी टोटल वर्ग कितने हो गए, कितने हो गए, 9। यानी आवर्त सारणी की बात करते हैं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। 9 वर्ग कब थे, जब इसने क्या कर दिया, अक्रिय गैसों वाले वर्ग को मिला दिया या जोड़ दिया। क्योंकि शुरुआत की बात करते हैं तो इसमें 7 आवर्त और 8 ही वर्ग इसने बनाए थे। अब ये क्वेश्चन ये होता है कि 8 वर्ग बनाए तो 8 वर्ग में इन्होंने इतने तत्वों को रखा कैसे, तो उसकी बात करें तो उसने क्या कर दिया, 1 से 7 तक के वर्ग, 1 से 7 तक के वर्ग थे, 1 से लेकर फर्स्ट से लेकर 7 तक, इन सबको उपवर्गों में विभाजित कर दिया। किसमें विभाजित कर दिया, उपवर्गों। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट को ए और किसने कर दिया, ए और बी। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। इसके अकॉर्डिंग ले जाते हुए इसने 7 वर्गों को दो उपवर्गों में विभाजित कर दिया। 8वां वर्ग में इसने अकेले को रखा, 8वें वर्ग में अकेले को रखा, जिसमें 3 तत्वों के समूह को एक साथ रखा। कौन कौन से थे उनकी बात करें तो FeCONi, FeCONi इनको एक समूह में इसने एक साथ रख दिया। इसी तरह इसने फिर रोडियम, रुथेडियम और प्लेटिनम उनको रख दिया। इसके नीचे इसने ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम को रख दिया, इनका एक रख दिया। और 9वां वर्ग था जो कौन सा था, अक्रिय गैस। ये इसने यहाँ से इसको बनाने की कोशिश की गई और हकीकत में मानते हैं ना, जो सच में मेहनत करने का काम किया वो मेंडलीव ने। यानी इन तत्वों को जो व्यवस्थित करने का, इसकी तो बस इतनी सी एक छोटी सी गलती मान लो या और कुछ कहो कि इसने आधार क्या ले लिया, परमाणु भार। क्या ले लिया, परमाणु भार। लेकिन उस परमाणु भार के आधार पर भी इसने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा ये इसने आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की। इसमें 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे, एक और वर्ग जुड़ने के बाद में 9 हो गए थे। अब इन 7 जो आवर्त थे इनको इसने अलग अलग बांट दिया। कैसे, सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला था, पहला वाला था, जिसमें ओनली अपन 2 ही तत्वों को रखते हैं, उसने इसको क्या बोल दिया, अति लघु आवर्त। क्या बोल दिया, अति लघु आवर्त, फर्स्ट वर्ग। फिर इसके बाद में सेकंड और थर्ड जो थोड़े थोड़े बड़े थे उन दोनों को क्या बोल दिया, लघु आवर्त, लघु आवर्त। इसके बाद में थर्ड नंबर पर सेकंड और थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ को क्या बोल दिया, दीर्घ आवर्त। क्या बोला, दीर्घ आवर्त। इसके बाद में फोर्थ फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ वाले को इसने बोल दिया अति दीर्घ, अति दीर्घ आवर्त। और लास्ट वाला जो था उसको उसने बोल दिया अपूर्ण आवर्त, क्योंकि उस समय तक जो 7वां आवर्त था उसके सभी तत्व खोजे नहीं गए। तो इसके आधार पर इसने कर दिया कि ये वाले ये आवर्त होते हैं। जैसे अति लघु आवर्त में कौन सा था, फर्स्ट था, फर्स्ट आवर्त था। लघु आवर्त कौन से थे, लघु आवर्त जिसमें सेकंड और थर्ड को, सेकंड व थर्ड को। जो दीर्घ आवर्त था उसमें फोर्थ और फिफ्थ आवर्त थे। अति दीर्घ था उसमें सिक्स्थ आवर्त था और जो अपूर्ण था वो सेवंथ
आवृत्ति, ये आवृत्ति को उसने अलग बांट दिया, अतिदीर्घ, लघु, दीर्घ, अतिदीर्घ और अपूर्ण। तो ये किसका काम, मेंडलीव की सारी मेहनत थी। तो इसने 7 आवृत्ति दे दिए, 8 वर्ग दे दिए, एक नोबल गैस वाला 9वां दे दिया, 8 में से 7 को 2-2 वर्गों में ए और बी में विभाजित कर दिया। अब इसके बाद में जब इसकी इसने दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो यहाँ से शुरुआत हुई कि इसमें कुछ कमियां, किसकी कुछ कमी थी। हर वैज्ञानिक की जो नया वैज्ञानिक आता है वो क्या निकालता है, कमियां निकालता है, और उन्हीं कमियों से वो एक नया वैज्ञानिक बने जाता है। यानी मेहनत कोई और करता है और फल किसी और को मिल जाता है। हालांकि इसने बहुत कोशिश की, आगे आने वाले वैज्ञानिक ने, कि इसकी इस कमी को दूर किया। यानी किसी की कमी को दूर करना बहुत बड़ी बात होती है। उसी के आधार पर इसको एक नया श्रेय मिला, जिसको 1913 के अंदर इसने हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दे दी थी। कौन सी आवर्त सारणी दे दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसकी कौन कौन सी कमियां रही थी, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये कमियां थी, जिसके आधार पर किसने काम किया, हेनरी मोजले ने काम किया, और उसने इसका किया। अब देखो मेंडलीव की सबसे पहली वाली कमी, इसकी आप कमियां बोल सकते हो या दोष बोल सकते हो। इसमें सबसे पहली जो मेंडलीव की थी वो ये थी कि इसने परमाणु भार के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित किया था, लेकिन कुछ अपवाद आ गए जिनका सॉल्यूशन इसको नहीं मिल सका। सबसे पहला एग्जाम्पल या फिर अपवाद बोल सकते हैं, तो जैसे ही नोबल गैस खोजी गई, उसके बाद में यह आ गया कि ऑर्गन व पोटेशियम। कौन, ऑर्गन व पोटेशियम। क्यों, क्योंकि ऑर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है वो होता है 39.94 और पोटेशियम का तापमान वो था 39.10। अब यहाँ शुरुआत हो गई कि इसने इस ऑर्गन को पहले रखा था, पोटेशियम को बाद में रखा था, लेकिन परमाणु भार के आधार पर देखें तो पहले कौन होना चाहिए, पोटेशियम। यहीं से इसका बात शुरू हो गया कि पहली कमी ये हो गई कि परमाणु भार के आधार पर किया था, लेकिन अब 2-3 जगह ऐसी आ गई जिनमें तत्वों का उसने रखा बाद में था, लेकिन उनका परमाणु भार क्या आ रहा था, कम आ रहा था। इसके आधार पर ये इसका डिफाइन या अच्छी तरह से नहीं कर पाया कि ये ऐसा क्यों हुआ, या फिर वैज्ञानिकों ने इसकी कमियां निकालना शुरुआत कर। इसके बाद में था कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल, इन दोनों में भी यही प्रॉब्लम थी कि कोबाल्ट, इसने कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा। कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा, लेकिन कोबाल्ट और निकल इसमें बात करें तो परमाणु भार ज्यादा किसका था, कोबाल्ट। किसका था, कोबाल्ट का। ये था 58, जबकि निकल का था 58.69। ये अपवाद आ गया। इसके बाद में इसको एक और अपवाद आ गया टेलोरियम और आयोडीन का। इसका टेलोरियम और आयोडीन, जिसमें भी यही दिक्कत थी कि इसने पहले टेलोरियम को रखा, फिर आयोडीन का रखा, लेकिन इसका टेलोरियम का था 127.10 और ये था 126.90। यहाँ पर आके फिर इसको दिक्कत आ गई। ये 3 अपवाद थे जो इसको परमाणु भार में देखने को। कौन कौन से, ऑर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, टेलोरियम और आयोडीन। आपको याद रखने हैं, ऑर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, टेलोरियम और आयोडीन। ये कौन से थे, परमाणु भार के ये अपवाद थे जिनको ये व्यवस्थित नहीं कर पाया। इसके बाद में इस बात करें तो इसका जो दूसरी कमी थी, मेजर कमी थी दूसरी, वो देखने को मिली समस्थानिकों। किसमें, समस्थानिकों। अब समस्थानिकों में इसने क्या परमाणु भार के आधार पर किया था। समस्थानिकों के क्या होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। अब परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो इसको क्वेश्चन मिल गए या फिर पूछने वाले क्वेश्चन आ गए तो आप लोग आपने इसको एक साथ कैसे रखते हैं।
जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1 H2 1H1 1H2 और 1H, यानी तीनों का परमाणु जो भार है वो अलग अलग है, और आपने इसको एक साथ ही कैसे कर दिया, तो उनके बारे में ये जानकारी नहीं दे पाया, यानी आप क्या बोल सकते हैं, समस्थानिकों के बारे में ये नहीं बता पाया कि इनको कौन सी जगह रखना है और कौन सी जगह नहीं। इसके बाद में जब ये 2 हो गए तो तीसरे की बात करें तो ये लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, कौन से, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को आवर्त सारणी में कहीं जगह नहीं दे। 3 हो गए। इसके बाद में चौथे की बात करें तो चौथे में इसने क्या कर दिया, कुछ जो समान असमान गुणों वाले तत्व थे उनको एक साथ रख दिया। कैसे, असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। जैसे जब इसने वर्ग बनाए थे, फर्स्ट वर्ग के अंदर इसने ए और बी 2 रखे थे, तो ए में तो इसने सर्वाधिक सक्रिय धातुओं को रख दिया और बी के अंदर सर्वाधिक निष्क्रिय धातुओं को रख दिया। तो बोला ये कैसे हो सकता है कि एक ही वर्ग में आपने दोनों को रखा, एक बहुत ज्यादा सक्रिय है और एक बहुत ज्यादा निष्क्रिय है, तो उनका ये इसके पास कोई जवाब नहीं। इसके बाद में कुछ तत्व ऐसे थे जो आपस में बहुत ज्यादा समानता रखते थे, लेकिन उनको अलग अलग वर्गों में रख दिया। जैसे अपन बात करते हैं तो कॉपर और मरकरी की बात, किसकी, कॉपर और मरकरी की, या फिर कॉपर व मरकरी की बात कर लो, या फिर गोल्ड व प्लेटिनम की बात कर लो। इनको अलग अलग वर्ग में रखा गया, लेकिन उनमें आपस में बहुत ज्यादा समानता थी। अगली बात करें तो हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन को नहीं बता पाया कि इसको कौन से वर्ग में रखूं, फर्स्ट वर्ग में रखूं या फिर मतलब 4 धातुओं के साथ रखें, या फिर अपन इसको कहां पर रखें, हाइड्रोजन के साथ में। तो इनके बारे में इसकी 5-6 कमियां थी जिसका अध्ययन नहीं कर पाया, और उसी अध्ययन में इसकी कमियां रही, इसलिए आगे कौन आया, हेनरी मोजले। कौन आया, हेनरी मोजले, जिसने परमाणु क्रमांक के आधार पर हेनरी मोजले, इसकी बात करें तो ये 1913 में लिया गया है, और इसको बोलते क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त। अब ये पूछे कि इसने ऐसा क्या किया कि ये इतना प्रसिद्ध हो गया, या फिर अपन सबसे ज्यादा बोलते हैं कि आवर्त सारणी का पितामह, या फिर आवर्त सारणी के सारे गुणगान की बात करते हैं, तो इसी का नाम आता है हेनरी मोजले ने। इसका सबसे बड़ा ये था कि इसने अपना जो आधार लिया वो क्या लिया, परमाणु क्रमांक। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि हेनरी मोजले का जो आवर्त सारणी बनाई थी किसके आधार पर बनाई थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है, चाहे कितनी बार बोलो इसको, चाहे 3 बार रिपीट करो, चाहे 4 बार रिपीट करो, चाहे वीडियो वापस देखो, चाहे आपको जो भी करना हो, लेकिन इस चीज को याद रखो कि हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, और किसके आधार पर थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। ये 4 सारणियां दी गई थी, 4 वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कोशिश की थी, और 5वां वैज्ञानिक आया था जिसने परमाणु क्रमांक के आधार पर दी थी, और आजकल अपन उसी को पढ़ते हैं। अब हेनरी मोजले ने ऐसा क्या किया या कैसे व्यवस्थित किया, उनकी बात करें या फिर इसके गुणों की बात करें, किसकी बात करें, इसके गुणों की। तो इसके गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसने क्या क्या किया, कैसे आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की गई और कितना लंबाई है चल पाए। अब देखो इसकी बात करते हैं तो इसका जो गुणों की बात करते हैं, इसके गुणों की बात करते हैं तो ये सबसे पहले जब इसने इसके गुणों की व्याख्या करना शुरुआत की तो सबसे पहले शुरुआत की तो इसका ये था कि जो मेंडलीव में 7 आवर्त और 8 वर्ग और एक नोबल गैसें खोजने के बाद 9 वर्ग रखे थे, उनको व्यवस्थित किया। तो उसने सबसे पहले व्यवस्थित कर दिया कि 7 आवर्त व 18 आवर्त, कितने
याद रखना है हमेशा के लिए 7 आवर्त 18 वर्ग, 7 आवर्त 18 तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो। क्योंकि जो मेंडलिक था उसने भी 7 आवर्त दिए थे, लेकिन उसने कितने दिए थे, वर्ग कितने दिए थे, टोटल 9 दिए थे, 8 + 1 मतलब 9 दूनी 18, तो इसने उपवर्ग में बांटा था उनको, तो कितने हो गए 18। तो आपको ये याद रखना है कि इसके गुण में कि 7 आवर्त और 18। आधार क्या था, परमाणु क्रमांक। आधार क्या था, परमाणु क्रमांक, जिसके आधार पर इसने व्यवस्थित किया। इसने 7 आवर्त बना दिए और 18 वर्ग। अब इसने क्या किया, दूसरा इसका ये गुण था कि जो मेंडलीव में जो वर्गों को उपवर्गों में बांटा था, जो मेंडलीव ने वर्गों को उपवर्गों में ए और बी में बांटा था, उसने इसको अलग वर्ग ही बना दिया। क्या कर दिया, अलग वर्ग ही बना दिया, जिससे उसमें ये संशय पैदा नहीं हो कि इसके आपस में टकराव हो रहा है या अपने एक साथ रख। तो इसने उनको क्या कर दिया, उपवर्गों को वर्गों में विभाजित कर। इसके बाद जब थर्ड वाले की बात की तो इसने परमाणु क्रमांक के आधार पर लिया, तो इसका जो समस्थानिक वाली चीज थी ना अपने, वो खत्म हो गई। कौन सी वाली, समस्थानिक वाली, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब तीनों का परमाणु तो अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। यदि परमाणु क्रमांक समान है तो अपना तो ये क्लियर हो गया कि उसको एक ही जगह रखना है। तो हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हो कि जो समस्थानिकों वाली प्रॉब्लम समस्थानिक, वो सोल्व यहाँ पर हो। इसके बाद इसने आगे